सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी दोशनीवाला। एंड आ चुकी हूं आज फिर से एक वन शॉट लेकर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं। एंड ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है। दैट इज चैप्टर नंबर 13, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारा, उसका वेटेज कितना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वेटेज इज अराउंड 7 to 8 मार्क्स, हैंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे से हैंड रिटन नोट्स भी इंक्लूड किए टू मेक द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मच मोर ईजियर। तो शुरू करते हैं, पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है पैन। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, विच सेज कि एक बार आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, अब उस बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस को कुछ रजिस्ट्रेशंस करवाने होते हैं, उस बिजनेस को कुछ लाइसेंस लेना होता है। एंड हम अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ पैन। पैन क्या होता है, पैन मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये 10 डिजिट का होता है। पर ये कैसा होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। इट मीन्स इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और डिजिट भी है, जैसे कि AMCDT4250D, इस तरह का आपका पैन नंबर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी टैक्स पेयर। जिस भी पर्सन को टैक्स पे करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पैन, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। अबे पैन का यहाँ पर यूटिलिटी क्या है, क्यों पैन जरूरी है। सबसे पहला तो पैन सबका अलग अलग होगा। तुम्हारा पैन, मेरा पैन, इसका पैन, उसका पैन सेम नहीं होगा। इट विल बी यूनिक फॉर एवरी कार्ड होल्डर। साथ ही साथ जब आपके पास पैन होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को और उसे लिंक कर सकते हैं। पैन हेल्प करता है इंफॉर्मेशन निकालने में, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में। एंड लास्टली पैन आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी सर्व करता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लोगों को अगर आईडी प्रूफ देना होता है तो वो अपना पैन भी देते। क्वेश्चन आता है, पैन किसके लिए मैंडेटरी है। हर पर्सन जिसकी इनकम एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट से, जो कि चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। कहना ही से कि आपकी जो इनकम है इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी इनकम एक्सीड कर रही है और उस इनकम पर आपको टैक्स पे करना है, तो यहाँ पर पैन लेना मैंडेटरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट है, पैन लेना मैंडेटरी है। हर पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, और उसका सेल्स या फिर टर्नओवर कितना एक्सीड कर रहा है, 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है किसी भी साल में, तो पैन लेना मैंडेटरी है। ऐसा पर्सन जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है। एंड लास्टली सारे नॉन रेसिडेंट को यहाँ पर पैन लेना पड़ेगा अगर उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीड करता है 2,50,000 से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस किस के लिए पैन मैंडेटरी है। अच्छा, अभी पैन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑन द पोर्टल ऑफ NSTL एंड UTI-TSL। इस पोर्टल पर हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन जाती है, फॉर्म 49A में। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या दोगे, पैन के लिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ दे दो, आपका एड्रेस प्रूफ दे दो, डेट ऑफ बर्थ। फॉरेन नेशनल है, उसे पैन चाहिए तो फॉर्म 49AA में मिलेगा, एक ए और ऐड कर दो। एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स और फीस जाएगी, सब कुछ चाहिए तो पैन प्रोसेस हो जाएगा। ऑफलाइन भी एप्लीकेशन भेज सकते हो तुम, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और साथ में 2 कलर्ड रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए आपकी, वो भी कलर्ड में, मतलब बचपन की फोटो नहीं चलेगी, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। पैन को लिंक करना आधार से, इट वॉज ऑल्सो योर पास्ट ईयर क्वेश्चन। यहाँ बोला हर एक पर्सन जिसके पास आधार है उससे क्या करना है, अपना आधार नंबर कोट करना है इन द पैन एप्लीकेशन फॉर्म। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर पैन, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका आधार नंबर कोट करना है, सो दैट हम पैन और आधार दोनों को लिंक कर लेंगे। अच्छा, अगर किसी पर्सन के पास पैन है ही नहीं तो फिर क्या, अगर उसके पास आधार है ही नहीं, तो उस केस में उसने आधार के लिए अप्लाई किया होगा, तो जो अप्लाई किया है उस केस में उसे एनरोलमेंट ID मिलती है, वो एनरोलमेंट ID उसे मेंशन करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर पैन। पैन के लिए अप्लाई करो, आधार नहीं है, सो आधार के लिए जब अप्लाई किया होगा
तो आपको एनरोलमेंट आईडी मिली होगी, वो एनरोलमेंट आईडी मेंशन करनी है। अच्छा, अगर कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो उसे, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है, उसे पैन चाहिए। उसे पैन कैसे मिल सकता है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब वो इनकॉर्पोरेशन कर रही है, उसका स्पाइस प्लस फॉर्म में क्या मिलेगा? उसे प्लान मिल सकता है। ये हमने इनकॉर्पोरेशन में भी पढ़ा था। दूसरा आता है टेन। अच्छा, टेन मतलब क्या हुआ? क्या टेन मतलब मैं बोल सकती हूँ टेम्पररी अकाउंट नंबर? नहीं, इतना दिमाग नहीं चलाना। ओके, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक। अच्छा, टेन मतलब क्या हुआ? टेम्परेरी अकाउंट नंबर? क्या नहीं, टेन मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेन। टेन मतलब क्या हुआ? टेम्पररी अकाउंट नंबर ना बाबा ना। टेन मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। क्वेश्चन आता है टेन किसको लेने की जरूरत है? एज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स, जिसे टैक्स डिडक्ट करना है, और ऐसा पर्सन जिसे टैक्स कलेक्ट करना है, उस पर्सन को 10 लेना कंपलसरी हो जाएगा। सो वही बोला, अ पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स। जैसे समझो यहाँ पर, ऐसा पर्सन जिसे टैक्स डिडक्ट करना है या फिर ऐसा पर्सन जिसे टैक्स कलेक्ट करना है। अभी बड़ा सिंपल सी बात है, तुम बन गए हो सीएस। तुम क्या बन गए हो? सीएस बने हो गोलमाल लिमिटेड में। तुम यहाँ पर जॉब कर रहे हो गोलमाल लिमिटेड में, तुम्हें इनकम मिल रही है। लेट अस अज्यूम 1 लाख पर मंथ तुम्हारा इनकम है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? तुम्हें वो इनकम देगा, उधर उससे पहले तुम्हारा टैक्स डिडक्ट करेगा। लेट अस अज्यूम 10,000 ना, उसने टैक्स डिडक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास कितना इनकम आया? 90,000 इनकम आएगा। और ये जो 10,000 रुपये डिडक्ट किया है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। द कंपनी, द एम्प्लॉयर हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स, उसके पास 10 होना चाहिए। समझा? दूसरा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम हो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया और बोलता है कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तुम उसे सर्विसेज दे रहे हो। तुम बोल रहे हो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का मेरा चार्ज है 20,000 रुपीज और 5,000 रुपीज ना टैक्स देना है। क्या मैं कह सकती हूँ तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो? तुम टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते हो जब तुम्हारे पास 10 होगा। सो दिस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा, 10 का रेलिवेंस क्या है? कहाँ पर 10 यूज कर सकते हो? तो आपकी टीडीएस, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। जो भी चालान्स होते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट्स के लिए, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो बेसिकली इधर हर जगह हमारा टैन यूज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, किस तरह से 10 के लिए हम अप्लाई करेंगे? देर आर 2 वेज, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म याद रखना, फॉर्म 49B में अप्लाई करना है। अच्छा, पैन के लिए फॉर्म 49A था, 10 के लिए फॉर्म 49B है। एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म 49B में, कहाँ सबमिट करोगे? टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे सबमिट करोगे, जो भी NSDL के हैं। अच्छा, ये टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स कहाँ हैं? उसका एड्रेस पता चलेगा NSDL वेबसाइट पे। आप चाहो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जाएगी NSDL के टिन वेबसाइट पे। कोई भी सेपरेट 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि TDS के लिए अलग से 10 चाहिए और TCS के लिए अलग से 10 चाहिए। इफ़ यू हैव 10 फॉर TDS तो TCS के लिए अलग से 10 नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव 10 फॉर TCS तो TDS के लिए अलग से पैन नहीं चाहिए। यानी कि एक ही 10 से TDS और TCS वाला दोनों काम हो सकता है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन भेजी NSDL के टिन फैसिलिटेशन सेंटर पर, वो आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट NSDL को ऑनलाइन इंटीमेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली NSDL तुम्हें 10 दे देगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन है, उसने
एनएसडीएल के टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे भेजी, इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही लगता है तो वो आगे एनएसडीएल को इंटीमेट करेगा एंड एनएसडीएल तुम्हें 10 दे देगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी 10 की एप्लीकेशन के साथ। आपको 10 कब मिलेगा उसका स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है दो तरीके से। सबसे पहले तो जो 14 डिजिट यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है उससे ट्रैक कर सकते हो आप, एंड आप चाहो तो उसे मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, एसएमएस एज वेल एज कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है? ऐसा सप्लायर जिसका टर्नओवर लिमिट से एक्सीड कर रहा है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, उसे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। जरा देखो यहाँ पर ये सप्लायर है, गुड्स में डील कर रहा है या सर्विसेज में। गुड्स का टर्नओवर अगर 40 लाख से एक्सीड करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या फिर सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो उस केस में लिमिट क्या है? जस्ट इसका हाफ, दोनों का हाफ कर दो 20 एंड 10 लैक्स। सो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जीएसटी के लिए रजिस्टर करवाने की जरूरत ही नहीं है। कौन है? ऐसे पर्सन जो वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स, मतलब उन गुड्स पर उन सर्विसेज पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो क्यों रजिस्टर करवाएं। दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। नेक्स्ट, आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जो कि टैक्स से एग्जाम्प्ट है, जिन पर टैक्स नहीं लगता। एंड लास्टली स्पेसिफाइड कैटेगरीज जैसा कि गवर्नमेंट नोटिफाई करे, इन केसेस में इन लोगों को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है। सो यू विल सी एक बड़ी सी लिस्ट है, इसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं कि किसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। एज अ पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है। मैं महाराष्ट्र से गुजरात में सप्लाई कर रही हूँ, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जिसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और है और वो कुछ टाइम के लिए बिजनेस कहीं और कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझना, मेरा परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस लेट अस अज्यूम उदयपुर में है, लेकिन मुंबई में कोई एग्जीबिशन लगी है, मुंबई में कोई फेयर है, तो मुंबई के उस फेयर में मैंने अपना बिजनेस यहाँ पर लगा दिया, मैंने अपनी शॉप लगा दी। सो व्हाट आई विल बी कंसिडर्ड, मुझे यहाँ पर जो भी इनकम होगी मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा एंड उस तरह मैं कहलाऊंगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब यहाँ पर इसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैसे? मतलब आपका आउट ऑफ इंडिया, लेट अस अज्यूम पेरिस का कोई पर्सन है, इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। इंडिया में जो भी इनकम हुई है उसे टैक्स पे करना है, साथ ही साथ उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, हर सप्लायर जो कि सप्लाई करता है इको प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि आपके जो इको प्लेटफॉर्म हो गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, वो जो सप्लायर लिस्ट होते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई टैक्सेबल है, एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो बेसिकली इन सभी को क्या करना है? इन सभी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी। बस ये नाम भी देख ले, सफिशिएंट है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है? टोटल टर्नओवर। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा क्या? याद करने की टेक्निक है तेजी, तेजी, तेजी क्या बोलता है? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ये सब कुछ आ जाएगा। टैक्सेबल, ठीक है, ई से एग्जाम्प्ट, ठीक है, जेड से जीरो रेटेड सप्लाई एंड आई से इंटर स्टेट सप्लाई, ये सभी कुछ एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। अभी जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका एक प्यारा सा चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहला लॉग इन करना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क पोर्टल। इस पे लॉगिन करोगे, एप्लीकेशन भेजोगे REG01 में,
साथ में पैन कार्ड जाएगा, ईमेल, मोबाइल नंबर जाएगा। अभी बिकॉज ये सब भेज रहे हैं, ओटीपी आएगा एक, उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, सब कुछ सही है तो इशू हो जाएगा आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को यूज करके हम REG01 का पार्ट बी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट बी फाइल होगा आपका। आपने पार्ट बी फाइल किया है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है एप्लीकेशन में या फिर और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जीएसटी ऑफिसर REG03 में बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है, हमें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, तुम्हें रिप्लाई किस फॉर्म में करना है? REG04 में करना है। 03 में ऑफिसर ने बोला कि डेफिशिएंसी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 04 में तुम रिप्लाई करोगे और डॉक्यूमेंट्स को दे दोगे। अभी प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तुम्हारे रिप्लाई से तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा REG06 में। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा REG05 में। ये सभी फॉर्म याद होने चाहिए। देखो, REG01 में अप्लाई करेंगे, OTP से वेरीफाई हुआ, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर लिया, हम लोगों ने क्या किया, पार्ट बी फाइल कर दिया। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, REG03 में बताएगा, रिप्लाई 04 में करेंगे, अगर सही कुछ नहीं तो 05 में रिजेक्ट हो जाएगा, सही है तो विद इन 7 डेज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा REG06 में। आधार ऑथेंटिकेशन भी होता है, वेरीफाई करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस को। प्रॉपर ऑफिसर अगर टाइमली रिप्लाई नहीं करेगा, 7 वर्किंग डेज में उसने रिप्लाई नहीं किया या फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे कि प्रॉपर ऑफिसर की मंजूरी है और वो डीम्ड अप्रूवल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम आई है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ऐसे टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर कितना जा रहा है, मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक जा रहा है, उन्हें बोला है कि आपको अलग से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर कराओ। हालांकि इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको कंपोजिशन स्कीम में ही रजिस्टर कराना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ना, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम में एक फ्लैट परसेंटेज है, कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, इतना परसेंटेज जीएसटी लगेगा, आपको फाइलिंग भी क्वार्टरली करनी रहेगी। तो कुछ चीज का यहाँ पर लीनियंसी है बिकॉज ये स्मॉल टैक्स पेयर है। सिंप्लिसिटी लाने के लिए हम कंपोजिशन स्कीम लाए हैं। कंप्लाइंस कॉस्ट कम होती है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो टैक्स जैसा कि मैंने बताया प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज पर होता है टर्नओवर के, हर क्वार्टर आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्या रेट से जरा देखो, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स है तो उसके लिए 1% ऑफ द टर्नओवर। रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल, जो कि अल्कोहल सर्व नहीं कर रही है, 5%। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% का फ्लैट रेट रहेगा। कौन से ऐसे पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, अभी इसमें अलग से याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले थे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्मार्टली। ठीक है, कौन से ऐसे पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे? कॉमन पॉइंट देखना, जो कि क्या कर रहे हैं, इको के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, ओके एलिजिबल नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये हो गए कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स, तो उसको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, नॉट एलिजिबल हो गया ये। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, कुछ गुड्स जो कि नोटिफाई कर रखे हैं। एंड लास्टली जो कि TDS एंड TCS डिडक्टर है, उसे भी कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अच्छा, शॉप मतलब क्या होता है? शॉप मतलब कोई भी एरिया जहाँ से गुड्स को हम सेल कर रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं। शॉप के अंदर ऑफिस, स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क प्लेस, ये सब कुछ आ जाने वाला है। ठीक है, शॉप के अंदर ये सब कुछ आएगा लेकिन फैक्ट्री नहीं आएगी। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो या कोई भी तरह का काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने सोचा कि मुझे ना बेकरी का शॉप ओपन करना है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सोचा मुझे बेकरी का शॉप ओपन करना है, मुझे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अथॉरिटी है चीफ इंस्पेक्टर,
मुझे एक एप्लीकेशन भेजनी है लाइसेंस के लिए। एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा, बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयर का नाम क्या है, ठीक है, मेरा नाम। एड्रेस क्या है एस्टैब्लिशमेंट का, जहाँ पर मेरा शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है। कैटेगरी, कौन से तरह का बिजनेस करो, कैटेगरी क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितना काम कर रहे हैं। अदर रेलिवेंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स मुझे किसको भेजनी है, चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी है, जो उस एरिया का चीफ इंस्पेक्टर है। 30 डेज के अंदर अंदर, तो बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ से 30 डेज के अंदर ये एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजी जाएगी। इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा एंड फाइनली उन डिटेल्स को एंटर करेगा रजिस्टर में। एंड सब कुछ सही है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा विच विल बी वैलिड फॉर 5 years। वापस 5 साल बाद रिन्यू करवा सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी ईएसआई रजिस्ट्रेशन आता है, हालांकि ये सब है ना पार्ट बी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, जब भी कोई पर्सन काम कर रहा है आपकी फैक्ट्री में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में, काम करते दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाती, इंजरी हो जाती है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज एस्टैब्लिशमेंट कि उसे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा इन द हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। उसके लिए उस एस्टैब्लिशमेंट को ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जहां पर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी, अगर सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट या फिर डेथ हो जाते हैं तो। एप्लीकेबल किसको है, पार्ट बी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी देख लो सारी फैक्ट्रीज को जो कि 10 और मोर पर्सन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं उन्हें एप्लीकेबल है। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बोला गया है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 और मोर पर्सन्स है। डिटेल में हम पार्ट बी में देखेंगे। ईएसआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। सो एम्प्लॉयर्स कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक पोर्टल है दैट इज यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल। इस पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। रिपोर्टिंग होगी, इंस्पेक्शंस होंगे एंड आपके रिटर्न सबमिट किए जाएंगे। एम्प्लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन कराना है ईएसआई के अंदर, ईपीएफ एक्ट के अंदर पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। एंड 10 डिजिट का एक नंबर इशू होता है लिन, जिसे बोला जाता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस तरह से हमारा एम्प्लॉयर रजिस्टर करवाता है। अच्छा, एम्प्लॉय को ईएसआईसी पोर्टल पर रजिस्टर करना है जैसे ही उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, अपना यूज़र आईडी के साथ लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है विद द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉय अब कहीं और चला गया तो उसका जो डिटेल्स है वो चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आर बी वेरी वेरी क्लियर, दैट इज ईएसआई रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। ये भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को कैटर करता है, इंश्योरेंस बेनिफिट देता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर एम्प्लॉयर को विद इन 1 month रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आपकी लिमिट टच हो गई है उसके 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों ही इस प्रोविडेंट फंड में अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना कंपलसरी है, अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में 20 और मोर एम्प्लॉयज़ है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। विद इन 1 month रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अच्छा, अगर 20 से कम एम्प्लॉयज़ है तो फिर क्या, तो भी आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बट इट इज़ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, नॉट कंपलसरी। कौन से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराओगे, यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल, सेम है ईएसआईसी और ईपीएफ के लिए। एम्प्लॉय को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा ईपीएफओ के थ्रू, एंड ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो कि चेंज नहीं होने वाला है। इट विल बी सेम फॉर द लाइफ टाइम। इवन इफ एम्प्लॉय ने जगह चेंज कर दी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, तो भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पोल्यूशन कंट्रोल।
ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल क्या बोलता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप उसमें बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट लेना पड़ेगा टू ऑपरेट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंसेंट। कंसेंट टू एस्टैब्लिश बोलता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही आप कंसेंट ले लो, दैट इज कंसेंट टू एस्टैब्लिश बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर जो लाइसेंस मिलेगा इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर टू 7 ईयर। कंसेंट टू ऑपरेट बोलता है कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उससे पहले कंसेंट ले लेना है, इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स की रहेगी। अभी एक बार ये रीड करो प्रोसीजर। यस, प्रोसीजर क्या बोलता है, यहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है और आपको अप्लाई करना है या तो कंसेंट टू स्टैब्लिश के लिए या कंसेंट टू ऑपरेट के लिए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव टू रिप्लाई विद इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर रिप्लाई करेगा वो। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो ठीक है, अभी बिजनेस स्टार्ट करो। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तुम्हें रीजन बताएगा कि क्यों रिजेक्ट हुई है। और तुम कैसे हो, तुम बहुत ही शैतान हो, बिना कंसेंट टू स्टैब्लिश, बिना सीटीओ के तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो उस केस में जेल में जाना पड़ेगा एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की। एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है हमारा। अभी ना इंडस्ट्री को बाइफरगेट कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन द पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर कि पॉल्यूशन कितना है। अगर कोई इंडस्ट्री है जिसका पॉल्यूशन है 60 एंड 60 से ज़्यादा अबव, तो उसे हमने रेड इंडस्ट्री बोला है। इंडस्ट्री जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 41 टू 59 है ऑरेंज है, 21 टू 40 है ग्रीन है, और ऐसी इंडस्ट्री जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स अप टू 20 है तो उसे कैटेगराइज किया है वाइट इंडस्ट्री में। अभी इस वाइट इंडस्ट्रीज के लिए ना कुछ बेनिफिट है। जो इंडस्ट्रीज वाइट कैटेगरीज में आ रही हैं उन्हें सीटीई एंड सीटीओ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था, सीटीई सीटीओ नहीं लेना पड़ेगा। बिना कंसेंट टू स्टैब्लिश, बिना कंसेंट टू ऑपरेट के भी ये इंडस्ट्री जो कि वाइट कैटेगरी में आ रही है वो बिजनेस कर सकती है, लेकिन 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन बोला है आप उसी लोकेलिटी में स्टैब्लिश हो जो लोकेलिटी आपके लिए रख रखी है, जो लोकेलिटी डिमार्केटेड है, जो लोकेलिटी स्पेसिफाइड है, उसी लोकेलिटी में जाना है। दूसरा, कोई भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए ट्रेड एफ्लुएंट्स का, यहाँ पर रिवर में, वेल में, सिवर में या कोई भी वाटर बॉडीज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहे हो। किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही हजार्डस केमिकल्स। एंड लास्टली, जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, इट शैल नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपकी इंडस्ट्री जो कि वाइट कैटेगरी में है, इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस विदाउट सीटीई एंड सीटीओ। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कब चाहिए होता है, क्या होता है ये, जब भी कोई पर्सन या तो इंपोर्ट करना चाहता है, इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान खरीदना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंडिया से सामान बाहर ले जाना चाहता है, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के नहीं हो सकता। इट इज ऑफ 10 डिजिट जो कि डीजीएफटी इशू करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि मैं ना किसी को दुबई में कंसल्टेंसी सर्विस दे रही हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ मेरी सर्विस बाहर जा रही, सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हूँ। सर्विस एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज नॉट नेसेसरी, ध्यान रखना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, गुड्स एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइफ टाइम का वैलिडिटी रहता है, बार बार इशू नहीं करना, ना ही रिन्यू करवाना, एक बार आया लाइफ टाइम के लिए चलेगा। अच्छा, अगर आप इम्पोर्टर्स हो, क्या मैं कह सकती हूँ गुड्स लोगे बाहर से, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बताना रहेगा जब सामान क्लियर करा रहे हो कस्टम से। एक्सपोर्टर हो, आपके गुड्स को बाहर भेज रहे हो, तो जब शिपमेंट सेंड करोगे तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बताना रहेगा। क्या प्रोसीजर है आईईसी का,
सबसे पहले लॉगिन करना है क्रेडेंशियल्स के साथ डीजीएफटी पोर्टल पर। डीजीएफटी पोर्टल पर लॉगिन किया, यूजर जो पर्सन है उसका पैन नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए एज पर पैन, डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, डॉक्यूमेंट्स बड़े ही सिंपल है। एक तो एड्रेस प्रूफ, ठीक है, कंपनी हो सकती है तो फिर प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, एंड प्रूफ ऑफ फर्म का बैंक अकाउंट। मैंने से एड्रेस प्रूफ देना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ में, यूटिलिटी बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ की बात हो रही है, पार्टनरशिप डीड बता सकते हो आप यहाँ पर, रेंट अग्रीमेंट या सेल डीड दे सकते हो, एकदम कॉमन है। अच्छा, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, कंपनी है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, तो प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दो। प्रूफ ऑफ फर्म बैंक अकाउंट, कैंसिल वाला जो चेक है वो दे दो, या फिर बैंक का सर्टिफिकेट दे दो। यूजर ने सब दे दिया, उसका एक्टिव डीएससी है, आधार है, डीजीएफटी चेक करेगा, चेक करके उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग लाइसेंस। ये कौन सा ड्रग की बात करी गई है बाबा? ये वो जो ड्रग्स है जो मेडिसिन में यूज होती है। सो बेसिकली ड्रग की लाइसेंस के लिए, अगर आप कुछ मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हो, फार्मेसी ओपन करना चाहते हो, तो आपको ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर जो अथॉरिटीज है उनके दो नाम है, एक है सी डिस्को, एक है एस डिस्को। डिस्को वाला डिस्को नहीं है, शॉर्ट में याद करने की टेक्निक है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिस्को एंड एस डिस्को। कौन से एक्ट के अंदर है ये? अथॉरिटीज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर है। ड्रग लाइसेंस क्यों चाहिए होगा हमें? फार्मेसी बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहिए होगा, एंड जनरली जो लाइसेंस देता है वो एस डिस्को देती है, स्टेट वाली ऑर्गेनाइजेशन देती है। दो तरह के लाइसेंस होते हैं। अगर आप छोटा जनरल वाला केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हो तो रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए, होलसेल ड्रग लाइसेंस चाहिए अगर आप बड़ी एजेंसीज ओपन करना चाहते हो जो कि ड्रग्स एंड मेडिसिन में एंगेज्ड है। सो अथॉरिटीज दो है, सी डिस्को, एस डिस्को। दो तरह के लाइसेंस है, रिटेल ड्रग लाइसेंस एंड होलसेल ड्रग लाइसेंस। अभी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्री रिक्विजिट है? सबसे पहला एरिया, स्टोरेज इन टेक्निकल स्टाफ। एरिया कितना होना चाहिए? अगर तुम्हारा रिटेल वाला काम है तो उस केस में मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। रिटेल प्लस होलसेल दोनों है तो मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। स्टोरेज, अभी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स, वैक्सीन, इंजेक्शंस होते हैं ना जिन्हें कोल्ड टेम्परेचर में ही रखना होता है, तो वहाँ पर स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर, एसी होना चाहिए प्रेमाइसिस में, सो दैट आप ड्रग्स, इंजेक्शंस, इंसुलिन को रख पाओ। अभी टेक्निकल स्टाफ यानी कि वहां पर कौन लोग होंगे जो कि इन सामान को सेल करेंगे? दो तरह के हम लोग देख रहे हैं, एक है होलसेल, एक है रिटेल। होलसेल में बोला गया है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए पहला, या फिर ग्रेजुएट होगा लेकिन साथ में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्रग्स डील करने में। नेक्स्ट बोला गया पर्सन हु हैज क्लियर्ड एसएसएलसी, मतलब ऐसा पर्सन जिसने अपना 12th क्लियर किया है एंड 12th क्लियर करने के बाद उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है इन डीलिंग विद ड्रग्स, तो वो होलसेल, यहाँ पर होलसेल की जगह हो सकता है। होलसेल ड्रग लाइसेंस जब आपको चाहिए तो मिलेगा अगर ये टेक्निकल स्टाफ होगा। रिटेल शॉप में क्या होगा? रिटेल शॉप में सारा का सारा सेल होना चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे। इफ यू वांट टू ऑब्टेन ड्रग लाइसेंस तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। क्या है? सबसे पहले तो एप्लीकेशन सबमिट कर दो, फिर तुमने फीस डिपॉजिट करी उसका चालान होगा, वो चालान सबमिट करो। डिक्लेरेशन ले लो, फॉर्मेट जो भी प्रिस्क्राइब है। एक ब्लूप्रिंट लोगे प्रेमाइसिस का कि प्रेमाइसिस कैसी है, एरिया परफेक्ट है ना उसका। एक साइट प्लान ले लोगे प्रेमाइसिस का। फिर ओनरशिप का प्रूफ चाहिए, अगर आपकी ही ओनरशिप है, आपकी ही जगह है तो प्रूफ दे दो कि आपकी जगह। प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड दे दो। एक एफिडेविट यानी कि एक डिक्लेरेशन दे दो, किसी भी पर्सन को कभी भी जेल नहीं गया है, कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर, डायरेक्टर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। एक और एफिडेविट दोगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो कि फुल टाइम काम कर रहा है, एंड अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। अब इसको याद कैसे करोगे? याद करने की टेक्निक है ABCD पोका। ठीक है, आपकी मेहंदी मैम की मेमोरी टेक्निक क्या है? ABCD
डी। अच्छा, ए बी सी डी कैसे? ए से एप्लीकेशन फॉर्म, बी से ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रेमाइसेस, सी से चालान फॉर द फीस विच इज डिपॉजिटेड एंड डी से डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है। पोका, पी से क्या हो गया हमारा? प्रूफ ऑफ ओनरशिप हो गया। एक और पी से प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ए से अपॉइंटमेंट लेटर हो गया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, एफिडेविट की कोई भी कन्विक्टेड नहीं हुआ, एंड एक एफिडेविट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से। सो आई होप अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिल और दिमाग में बस गए होंगे। नेक्स्ट इज FSSAI। FSSAI मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब भी आप फूड वाला कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपको उसका रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब कब चाहिए होगा, एक बार देखो जरा, हैव अ लुक। रजिस्ट्रेशन कब चाहिए? अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो कोई भी फूड आइटम, और भी एक कौन पर्सन हो सकता है, हॉकर हो सकता है, जिसकी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी छोटी सी शॉप है, आइटिनरेंट वेंडर हो सकता है, स्टॉल होल्डर हो सकता है, तो उसे भी FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऐसा पर्सन जो रिलीजियस गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन कैटरर को नहीं। क्यों नहीं कैटरर को? क्योंकि कैटरर को लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी ऐसा बोला गया है कोई भी बिजनेस जिसका एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम कितना जा रहा है, 12 लाख रुपीज जा रहा है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख रुपीज जा रहा है, एंड साथ में क्या है, आपका फूड का प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 kgs तक है या फिर 100 लीटर तक है, तो मैक्सिमम 100 kgs या फिर 100 लीटर तक है, तो उस केस में आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स को, मीट प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करने वाले। दूसरा, आप जो भी मिल्क को प्रोक्योर कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, वो कितना जा रहा है, 500 लीटर्स पर डे तक जा रहा है। एंड लास्टली, जो स्लॉटरिंग कैपेसिटी है आपकी, वो कितनी है, 2 लार्ज एनिमल्स, 2 बड़े बड़े एनिमल्स, 10 स्मॉल एनिमल्स या फिर 50 पोल्ट्री बर्ड्स तक है, इतनी ही है मैक्सिमम, तो FSSAI के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, एज अ प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क जो कि रजिस्टर्ड मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करोगे तुम फॉर्म ए में ऑनलाइन फॉस्कोस पोर्टल पर, और रजिस्ट्रेशन 7 डेज में मिल जाएगा। लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कब लेना पड़ेगा? अब अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। 12 लाख से ज़्यादा है पर 20 करोड़ तक है तो स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। 20 करोड़ से ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइसेंस फॉर्म सी में मिलता है जो कि 1 to 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंकिंग कंपनी के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यू शुड बी अ कंपनी, एक कंपनी होनी चाहिए। और उसके बाद कब आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस मिलेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। क्या कंडीशन है? बैंकिंग कंपनी का जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ये देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल। यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लैक्स है तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होना चाहिए? कम से कम 5 लैक्स होना चाहिए। सो सब्सक्राइब कैपिटल शेल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ इट्स ऑथोराइज कैपिटल। अभी पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैपिटल के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। किसी भी पर्सन का वोटिंग राइट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव को बोला है कि अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उससे शेयर होल्डिंग बतानी रहेगी। सब कुछ सही है तो बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, और बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले राइटिंग में किसको बताना है? बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये देखो, लाइसेंस देने से पहले ना कुछ कंडीशंस चेक करी जाएगी, एंड ये कंडीशंस हमने रिपीट पढ़ी, इफ यू रिमेंबर, सेम पढ़ी हुई है। ठीक है, NBFC वाले केस में।
नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस बिजनेस। सो इंश्योरेंस बिजनेस किस तरह का होता है? इंश्योरेंस बिजनेस हुआ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वाला बिजनेस करना चाहते हो तो मिनिमम बोला है कि 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अगर आप री इंश्योरेंस वाला बिजनेस करना चाहते हो, री इंश्योरेंस वाला मतलब इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देगी, ठीक है, तो ये होती है री इंश्योरेंस कंपनी। उस केस में 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए होगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे पहला यू शुड बी अ पब्लिक कंपनी एंड अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तभी आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अच्छा, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा? कौन अप्लाई नहीं करना चाहिए IRDA के अंदर? आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तुमने अप्लाई किया, तुम्हारी एप्लीकेशन अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी, तो फिर से अप्लाई नहीं करना, या फिर तुमने अप्लाई किया था खुद ने ही फिर से विड्रॉ कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करी है किसी भी रीजन से पिछले 2 साल से, तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी चल रहा था लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब तुम्हें अप्लाई नहीं करना है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है पिछले 2 सालों में, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया अथॉरिटी ने, एंड लास्टली एप्लीकेंट के नाम में इंश्योरेंस वर्ड नहीं है या फिर एश्योरेंस वर्ड नहीं है, तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कहने से इंश्योरेंस और एश्योरेंस वर्ड होना ज़रूरी होगा। अच्छा, कैसे अप्लाई कर सकते हो? प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल सा है। जैसा कि मैंने कहा इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी, तो सबसे पहले वो एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जो कि ROC के पास रजिस्टर है, एंड वो एक फॉर्म फाइल करेगी, फॉर्म है IRDAIR1। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, ये फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो अभी बारी है नेक्स्ट फॉर्म फाइल करने की R2 को, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब क्या? अब हम दुखी हैं क्योंकि हम इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकते, R1 ही रिजेक्ट हो गया, तुम अग्रीव्ड हो, वो अग्रीव्ड पार्टी अपील फाइल कर सकती है, किसके पास? सेट के पास अपील फाइल करेगी 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज सेट के पास अपील फाइल होगा। अच्छा, सब कुछ सही है तो तुम R2 फाइल करोगे, R2 के साथ फीस फाइल करोगे विच इज नॉन रिफंडेबल, वेरीफाई किया जाएगा, सही है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा R3 में। और अगर मान लो R1 एक्सेप्ट हो गया, R2 फाइल किया, R2 रिजेक्ट हो गया, फिर से हम दुखी हो गए, तो यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी अपील फाइल करेगी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विद इन 30 डेज। दोनों अलग अलग है, यहाँ पर R1 रिजेक्ट हुआ सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, R2 रिजेक्ट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सब कुछ सही है, R3 मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो जब से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला वहाँ से 12 मंथ्स में बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं किया 12 मंथ्स में बिजनेस स्टार्ट तो एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मिलेगा आपको? यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम 24 मंथ, लेकिन रुको रुको रुको, 24 मंथ कहाँ से है? फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला ना वहां से 24 मंथ से, तो कहने से नेट तो 12 मंथ का ही टाइम मिलेगा आपको फॉर एक्सटेंशन। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या बोलता है? यहाँ पर किसी भी पर्सन और अथॉरिटी को अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बताए उसे नई इंडस्ट्री यहाँ पर बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो कंपलसरी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए है? अगर इंडस्ट्री अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एंगेज्ड है, सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेसेस, एक्सप्लोजिव्स या हजार्डियस केमिकल्स, ऐसे काम में आपकी इंडस्ट्री का बिजनेस एंगेज्ड है, तो कंपलसरी क्या बोला है? तुम्हें तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। कैसे याद करोगे? अच्छे से याद करो, ACHE, ए से एल्कोहलिक ड्रिंक्स, C से सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, H से हजार्डियस केमिकल्स, E से इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड और E से एक्सप्लोजिव्स। यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाएगा। और कब कंपलसरी है? आपकी नॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि वो वाले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है विच इज़ रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसे प्रोडक्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग से रिजर्व है, नॉन
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो प्रोडक्ट बना रही है और साथ में बोल रही है हम एक्सपोर्ट करेंगे मिनिमम 50%, तो उन्हें भी कंपलसरी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है। लास्टली लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन, आप अपने इंडस्ट्री कहाँ सेटअप कर रहे हो, उस जगह सेटअप कर रहे हो जहाँ पर पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन है, उसके आसपास विद इन 25 किलोमीटर की रेडियस में तुम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो इन 3 केसेस में कंपलसरी लाइसेंस लेना होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसीजर होगा कंपलसरी लाइसेंस का, ये मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ाती हूँ तुम्हें। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहला अप्लाई करना है G2B पोर्टल पर ऑनलाइन, एप्लीकेशन सबमिट करनी है एंड एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होगी। अगर DPIIT को लगता है कि एप्लीकेशन करेक्ट है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, तो फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्रीज़ के पास उनके कमेंट के लिए। मिनिस्ट्रीज़ अपने कमेंट्स देगी, कमेंट्स रिसीव होने के बाद एप्लीकेशन कहाँ चली जाएगी, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे हम लाइसेंसिंग कमेटी के पास। अब ये लाइसेंसिंग कमेटी बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन तुम्हारी एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट कर सकती। एक्सेप्ट करेगी तो वैलिडिटी 3 इयर्स की रहेगी, 3 इयर्स के बाद एक्सटेंशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत ही प्यार से ये हैंड रिटन नोट्स बनाए एंड पूरा प्रोसेस हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। अभी इन इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम इज सफिशिएंट। ऐसे इंडस्ट्रीज को जिनको एग्जाम्प्ट किया है, जिन्हें इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें IEM लेना है। और क्या बोला है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ एंड अबव होना चाहिए, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, चाहे एग्जिस्टिंग यूनिट हो चाहे न्यू अंडरटेकिंग हो, उसे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम लेना रहेगा। ये ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन फाइल होती है, पोर्टल के थ्रू से स्क्रूटनाइज किया जाएगा। एक बार वेरीफाई हो गया, करेक्ट हो गया, तो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इशू करेगा IEM एक्नॉलेजमेंट। क्या मिलता है, IEM एक्नॉलेजमेंट मिलता है। दैट इज अबाउट द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज टेलीकॉम लाइसेंस। ये क्या बोलता है, ऐसी बिजनेस एंटिटीज जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या फिर कमर्शियल कम्युनिकेशन में एंगेज्ड है, जैसे कि वो कॉल सेंटर वाली सर्विसेज, ठीक है, BPO वाली सर्विस, टेली एजुकेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, टेली बैंकिंग हो गया, या ई-कॉमर्स वाली सर्विसेज दे रही है, इसका एक और नाम है अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो चाहे टेलीकॉम लाइसेंस पूछो चाहे OSP पूछो, इट इज वन एंड द सेम। ये टेलीकॉम लाइसेंस कहाँ से लेना चाहिए आपको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इशू करेगा टेलीकॉम लाइसेंस। अभी OSP लाइसेंस 2 तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। नाम से पता चल रहा है डोमेस्टिक मतलब आप सर्विसेज किन्हें दे रहे हो, उन क्लाइंट्स को जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इंटरनेशनल मतलब ये सर्विसेज दी जा रही है उन क्लाइंट्स को जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। प्रोसीजर, नाम का प्रोसीजर है बट एक्चुअल में यू विल सी ये प्रोसीजर नहीं, बट कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं। कंपनी या फिर LLP उन्हें अप्लाई करना है फॉर्म 1 में, किसके पास अप्लाई करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास अप्लाई किया जाएगा, या तो कंपनी या फिर LLP। अभी बोला है अदर सर्विस प्रोवाइडर का ये लाइसेंस लोकेशन स्पेसिफिक होता है, हर लोकेशन पे अलग अलग होता है एंड उसका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। लास्टली, अगर आपके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में कोई भी चेंज आ रहा है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में पहले मैं सर्विसेज दे रही थी उदयपुर से, अभी मुंबई से, फिर गोवा से, फिर पुणे से, तो कहने से मेरी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में चेंज आ रहा है, वो उसे इन्फॉर्म करना है एंटिटी को। एंड लास्टली, अगर कोई भी OSP का एक्सटेंशन की तरह काम करना चाहता है तो वो भी रजिस्टर होना चाहिए। इसकी वैलिडिटी होती है 20 ईयर्स की, एक्सटेंशन मिल सकता है 10 ईयर्स का। और लास्टली, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, अलग से याद नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंपनी या फिर LLP OSP लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी के क्या डॉक्यूमेंट है और LLP के क्या डॉक्यूमेंट है। सोचो, कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, हाँ ठीक है, और कंपनी है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होने वाला है। LLP में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है और LLP में LLP अग्रीमेंट होता है। कंपनी है तो शेयर होल्डिंग बता दो, डायरेक्टर्स के बारे में बता दो, LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बता दो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बता दो। ज़रा देखो, सेम पॉइंट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, LLP अग्रीमेंट, ठीक है,
डेजिग्नेटेड पार्टनर ने रेजोल्यूशन क्या पास किया, डायरेक्टर्स कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है एलएलपी का, कंपनी का, नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, एंड अगर पावर ऑफ अटर्नी या बोल्ड रिजोल्यूशन है तो वो बता दो। दैट इज इट, ठीक है। एंड दैट इज इट फॉर आवर चैप्टर नंबर 13 होता है खत्म, स्वाहा। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर। ये चैप्टर जितना टफ दिखता है उतना चैप्टर टफ नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट बहुत सारे प्रोसीजर्स गिवन है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हर एक प्रोसीजर को मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर पाऊँ, इसीलिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। मेक यूज ऑफ इट, इन नोट्स से अच्छे से पढ़ो, बार बार इस प्रोसीजर्स को रिवाइज करो, हो सके तो लिखो। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे यू विल बी एबल टू रिकॉल इट एंड लेट मी नो कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।